हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 10 ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। और कंटिन्यूशन है ये। नाइन्थ वीडियो के अंदर हमने चेन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। दैट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो दिस इज़ योर प्रॉब्लम नंबर 1। इसके अंदर हमें बोला कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो चेन की, और चेन इस तरह से पड़ी है, अगर आप देख पा रहे हो कि एक टेबल के ऊपर से ऐसे इतना ही पोर्शन L/3 पोर्शन नीचे लटक रहा है, बाकी सारा टेबल के ऊपर रेस्ट कर रहा है। और हमने उसको यहाँ बांधा भी हुआ है, एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है। हम इसको नीचे नहीं, नीचे भी तो गिर सकती है ऐसे, तो ऐसे हमने इसको स्ट्रिंग के साथ बांधा है कि ये गिरे ना। ठीक है, तो हमने L/3 इसका नीचे पोर्शन नीचे की तरफ है, और आपको इसकी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है यहाँ, और लेवल दिया हुआ है उन्होंने कि किसको आपने ज़ीरो मानना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालनी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो कहाँ ले रहे हो। तो ज़ीरो एग्जामिनर ने खुद ही दिया है कि यहाँ पे आपने इसको लेवल को आपने रेफरेंस मानना है, जहाँ पे आप 0 जूल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मानोगे। अब आप बताओ कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हमने देखना है। देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। टोटल मास कितना है इस पूरी चेन का? m। ये मैंने लिखा है m, पूरी चेन का मास है m। ठीक है, तो L/3 का मास कितना होगा? m/3। ठीक है, थर्ड पोर्शन, क्योंकि यूनिफॉर्म चेन है, बिल्कुल हर जगह मास एक जैसा है, तो L/3 का कितना होगा मास? m/3। तो m/3 मास हो गया। मैं लिख रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन, u से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि जहाँ आपने ज़ीरो माना है उससे नीचे है, माइनस mg। m कितना लोगे? m/3। क्यों? क्योंकि इतना पोर्शन जो है ना, ये जो ऊपर पोर्शन है, ये जितना पोर्शन ऊपर है चेन का, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है। ये इसी लेवल पे पड़ा है जहाँ पे ज़ीरो आपने माना है, तो उसकी ज़ीरो है सिर्फ m/3। इस पोर्शन की ग्रेविटेशनल एनर्जी है सिर्फ, तो इसलिए m/3 g। देखना ज़रा क्या लिख रहा हूँ, इस L/3 का आधा, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ L/2 लेना होता है हमने, जितनी लेंथ हो उसका आधा, तो L/6 हो गया। अल्टीमेटली द आंसर कम्स आउट टू बी mgl/18। mgl/18 इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन। ये उसी प्रॉब्लम की कंटिन्यूएशन में एक और प्रॉब्लम है आगे, सेम प्रॉब्लम, मैंने वैल्यूज़ भी चेंज नहीं की कि हमारे को कैलकुलेशन दोबारा दोबारा ना करनी पड़े। यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग को जब काट दूंगा जिससे ये बंधा हुआ था, ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ हम ले नहीं रहे, μ=0 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, μ=0 है। तो जब इसको मैं यहाँ से काटूंगा तो आपको बताना है कि जब ये चेन, मतलब ये पूरी स्लिप कर जाएगी, मतलब इसकी जो पोजीशन आएगी, नेक्स्ट पोजीशन जो आएगी वो देखना, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन को समझो पहले, कि जिस समय ये चेन बिल्कुल ऐसे गिरने लगेगी, पूरी की पूरी स्लिप कर जाएगी, कहाँ से? फ्रॉम द टेबल, कि उसका कोई भी पोर्शन इस हॉरिजॉन्टल पार्ट पे ना रहे। तो मतलब ये आ गई आपकी इनिशियल पोजीशन, ये आ गई आपकी फाइनल पोजीशन, और आपको बताना है यहाँ पे कि इसकी वेलोसिटी ऑफ द चेन क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ द चेन क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल। स्लिप्स ऑफ द टेबल का मतलब यही हुआ जो मैंने आपको समझा दिया, इसको अच्छे से लिख लो, व्हेन द चेन फुली स्लिप्स ऑफ द टेबल। ठीक है, तो इसके लिए जब आप इसको कट करोगे जिस इंस्टेंट पे, उसके बाद की बात हो रही है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की आपसे बात कर रहा हूँ। फ्रिक्शन यहाँ है नहीं, फ्रिक्शन अगर हो नहीं तो एक सिंपल सी बात होती है कि ये जो वाला पोर्शन है ना, ये जो L/3 वाला, अगर ये तो बहुत ज़्यादा पोर्शन हो गया L/3, अगर सिर्फ इतना सा पोर्शन भी हो ना, एक ही सिर्फ इसका, ये जो लिंक है, लिंक बोलते हैं इसको चेन का, तो लिंक जो है एक भी अगर नीचे हो तो ये पूरी चेन को खींच लेगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो। ठीक है, तो फ्रिक्शन तो है नहीं, इसीलिए हमें स्ट्रिंग से बांधना पड़ा। फ्रिक्शन तो इसको रोक ही नहीं सकता कभी भी, अगर थोड़ा सा भी पोर्शन, अगर टेबल के नीचे वाला पोर्शन, मतलब वर्टिकल पोजीशन में अगर आपकी कोई भी स्ट्रिंग की पोजीशन हो तो। अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है? आपने यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी चेन की उस समय। इसको प्रोसीड करने के लिए हमें किस तरह से चल, क्या क्या प्रोसीजर निकालूंगा मैं इसमें, देखना ज़रा, आप ध्यान देना ज़रा। E/I, इनिशियल ना इसमें कोई फोर्स लगा रहा है और ना यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए EI=EF होगा। EI कितना है? EI मैं लिखता हूँ, अभी हमने कैलकुलेट किया था EI -mgl/18, अभी हमने कैलकुलेट किया था ये, इसकी काइनेटिक एनर्जी।
इसकी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है स्टार्टिंग में 0, क्योंकि ये रेस्ट पे था पहले, क्योंकि हमने पहले काटा नहीं था, अब काटा हमने जिस इंस्टेंट पे, इसलिए ये ऐसा आ गया। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी देखो ज़रा कैसे निकालोगे आपको सीधा फाइनल में पता चल गया कि अब ये पूरी चेन नीचे की तरफ आ चुकी है, ये पूरी चेन नीचे की तरफ आ चुकी है। तो जब पूरी चेन नीचे की तरफ आएगी तो आपको मालूम है उस समय आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी दिस, ठीक है। पूरी चेन जब आ जाएगी आपको आना चाहिए ये निकालना, प्लस काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी इस चेन की, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m पूरी चेन का मास इंटू वी स्क्वेयर। और व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू कैलकुलेट हेयर, आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ, सिर्फ कैलकुलेट करना है v की वैल्यू। तो बड़े इजीली अब आप v की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, क्या यूज करोगे कॉन्सेप्ट, क्या, EI इज इक्वल टू EF in the absence of any external force and in the absence of non-conservative forces, EI is always equal to EF। अदरवाइज अगर वो दोनों चीज़ें प्रेजेंट हों तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा ई। नॉर्मली ये इसके बराबर होता है डेल्टा ई, लेकिन अगर ये ना हो तो डेल्टा ई इक्वल टू 0, यानी कि EI इज इक्वल टू क्या होता है, EF होता है। तो ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से अब आप EI इक्वल टू EF करो और अल्टीमेटली यहाँ से MM आपका कैंसिल हो जाएगा और V की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। तो छोटी सी कैलकुलेशन है, उसको आप खुद करो। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हो लगभग उसी तरह के क्वेश्चन मैं बार बार ले रहा हूँ और डिफरेंट वेराइटीज़ में कवर कर रहा हूँ कि आपका सारा कॉन्सेप्ट इसको लेके पूरा क्लियर हो जाए। वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड है सारी चेन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे L/4 ले लिया इस बार मैंने, ऐसे ही डेटा चेंज कर दिया थोड़ा सा कि L/4 पोर्शन आपका जो चेन का है वो नीचे लटक रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम स्लोली इस चेन को ऊपर लेके आएँ। स्लोली लाने का मतलब होता है कि आपका जो डेल्टा K है वो इक्वल टू 0 है। डेल्टा K मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट देयर, ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी देयर, ठीक है। इसलिए हमें मालूम है, मैंने अभी आपको बताया कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें मैंने ये बताया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा E, ठीक है। यहाँ पे तो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज एब्सेंट, इसलिए उसको छोड़ दो। तो सिर्फ ओनली क्या, व्हाट इज लेफ्ट देयर, ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज लेफ्ट। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे है। और दूसरी बात आपके साथ क्या कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द फोर्स F रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, ठीक है। तो वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका इतना आ गया और आपने वहाँ बताना है कि वो काम कितना करना पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे अभी कि हमें इसके साथ क्या करना है। दिस इज़ वेरी सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, हमें सिर्फ ये बताना है कि इस फोर्स को कितना काम करना पड़ेगा इस चेन को ऊपर लाने के लिए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, देखो हम इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ अ कांस्टेंट फोर्स F, जिसको इसको यूज़ करना है। आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। देखो वर्क डन कैसे लिखेंगे इसको देखना, ये देखो मैंने कुछ कैलकुलेशन लिखी है यहाँ पे, आप इस पे ध्यान दो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू डेल्टा E एज डेल्टा K इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल ओनली बी इक्वल टू द डेल्टा U। डेल्टा U मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल हो गया, जो डायग्राम आपको बनी दिखाई दे रही है वो मैंने लिख दी हुई है माइनस करके, क्योंकि GPE 0 हमने वहीं लिया है, आपको मैंने बताया था। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों है, क्योंकि फाइनली ये सारी की सारी चेन कहाँ आ जानी है, टेबल के ऊपर। फाइनली पूरी की पूरी चेन जो है वो टेबल के ऊपर है, लटकी हुई कुछ नहीं है, इसलिए 0 आएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो है वो मैंने लिखी, वो आपको आनी चाहिए। M/4 विल बी द मास ऑफ द L/4 लेंथ, और जो जितनी लेंथ पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रही है उसका भी आपने आधा लेना होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसलिए वो L/8 लिया है। तो इस तरह से आपको आंसर आ गया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आ गया, इसको नोट करो। तो यहाँ पे आपका सिंपली आ गया वर्क डन बाय, यही हमने कैलकुलेट करना था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, क्या आ गया इसका आंसर, mgl/32, mgl/32, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली, यही हमने कैलकुलेट करना था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर आपको स्पीड फाइंड करनी है चेन की।
जब वो पूरी की पूरी स्लिप कर जाएगी, पहले भी किया हमने, इनिशियल कंडीशन तो आपको दिखाई दे रही है, फाइनल कंडीशन आपको मालूम है, ये चेन पूरी जब नीचे गिर जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कुछ नहीं रहेगी, उस इंस्टेंट पे आपको स्पीड बतानी है चेन की क्या होगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया, लेकिन इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है। पहली बात तो ये कि जब फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो मुझे एक कंडीशन बतानी पड़ेगी यहाँ पे कि ये भाई ये चेन गिरेगी भी या नीचे, ये कोई पक्का नहीं होता, लेकिन वो कब गिरेगी, जब जब क्या होगा, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना, कितनी फोर्स लगा रहा है ये m/3 l/3 m/3 g, ये इसका mg हो गया। सबसे पहली बात इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं जो आपसे करने वाला हूं ये कि इतने पोर्शन की फोर्स कितनी लगेगी, m/3 g, जो फोर्स खींच रही है, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन, तभी स्लिप हो सकता है अगर ये ग्रेटर देन हो किससे, म्यू एन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स से। तो m/3 g शुड बी ग्रेटर देन म्यू एन, कितना है, एन की बात करें जरा, एन कितना है इस पोजीशन पे, एन की वैल्यू क्या है, जैसे जैसे स्लिप करता जाएगा एन की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन इस पोजीशन पे एन की वैल्यू क्या है, इस पोजीशन पे जो एन की वैल्यू है वो है 2l/3g। आपको निकालना आता है एन, इसके mg के बराबर हुआ ना, इसका mg कितना है, अरे गलत लिखा, 2l नहीं, 2m/3, 2m/3 will be the mass of the portion of the chain which is lying on the table and this, ये कंडीशन चाहिए। अगर आप कट कुट कर सकते हो तो आप यहाँ से ये भी वैल्यू निकाल सकते हो कि म्यू की कितनी वैल्यू होनी चाहिए तो जाके ये नीचे चलेगा। हाँ, इफ इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, सिंपल बात ये, तो इतनी बात आपको पहले पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर हमने ये देखना है क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो है ना, उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता हूं मैं हमेशा, इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई, डेल्टा ई। ठीक है, तो डेल्टा ई की वैल्यू तो हमें मालूम है, डेल्टा ई स्पीड निकालनी है ना, तो डेल्टा ई की बात होगी क्या, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल कितना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनली हाफ mv²। ठीक है, मैं इक्वेशंस लिख के दे रहा हूं, उसको समझना, हाफ mv² से ही आपको क्या मिलने वाला है, m बड़ा लिखो, m हम चेन का बड़ा लेते हैं, हाफ mv²। ठीक है, फिर प्लस ये फाइनल वो लिख रहा हूं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो mg/2, फाइनली तो ये पूरी चेन नीचे आ चुकी होगी ना, और माइनस साइन, जीपी आपको जीरो उसको मानते हो हॉरिजॉन्टल वाले को। ठीक है, ये आ गया आपका हाफ mv² प्लस ये आ गई आपकी फाइनल। अब इनिशियल कितनी है, माइनस साइन तो पहले से है, इनिशियल कितनी है वो सिर्फ यही है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि ये पहले रेस्ट पे था, ये लिख देना है आपने, ये इनिशियली एट रेस्ट, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, ये लिख देना प्लीज। ठीक है, तो माइनस क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैं लिख रहा हूं आपको, आपने पहले भी निकाली थी, mg/L/18, mg/L/18, ये इतनी, ये तो सब कुछ हमें मालूम है, सिर्फ v हमने यहां से कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें दो अननोन है यहां, एक तो ना v मालूम है और ना वर्क डन बाई फ्रिक्शन मालूम है, तो इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन ये आके कहां पे अटक जाता है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैलकुलेट करके दिखाओ इस चेन का। तो देखो डिफरेंट वैरायटी मैं इसके साथ कवर कर रहा हूं, वर्क डन बाई आपको पहले मैंने एक्सटर्नल फोर्स भी निकालना सिखाया, वर्क डन तब मैंने फ्रिक्शन को नहीं लिया, अब मैं फ्रिक्शन को ले रहा हूं, हो सकता है एक और प्रॉब्लम वो क्रिएट कर दे जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स भी हो और फ्रिक्शन भी हो, तो अब मैं आपको वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैलकुलेट करना यहां सिखा रहा हूं, आपको अभी पता चल जाएगा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है लेकिन आपने। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालने के लिए देखना, जरा ध्यान देना प्लीज, क्या करेंगे, पहली बात तो फ्रिक्शन जो है यहां कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली चेन नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली चेन नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्यों, देखना जरा, मैं आपको एक चीज बताता हूं क्यों। अभी तो L/3 पोर्शन, 2l/3 पोर्शन जो है वो चेन का टेबल के ऊपर है, लेकिन थोड़ी देर के बाद 2l/3 नहीं रहना, ये कम होता जाना है, तो इसलिए फ्रिक्शन जो है, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, फ्रिक्शन F इज इक्वल टू क्या थी पहले, जो मैंने लिखी थी पहले, अभी करंट स्टेट में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन होती है, म्यू एन, बिल्कुल। अब एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, एन इज चेंजिंग, एन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैं उसको कैसे लिखूंगा आप ध्यान देना कि कुछ देर के बाद इस तरह से हम लिखेंगे, म्यू एन की वैल्यू क्या लिखूंगा, एन इज
कितना पोर्शन, मान लो कुछ देर के बाद इसका पोर्शन x रह गया, मतलब ये कितना, हम कांस्टेंट नहीं ना है ये, इसको जब आपने इसको टर्म्स में लिखना हो तो आप बोलोगे कि एक पोजीशन पे इसकी x चेन अगर ऊपर हो, अभी स्टार्टिंग में तो 2l/3 है, लेकिन अगर x क्या हो, इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x, ठीक है। तो अगर x जो है वो ऊपर है चेन इसके, तो x की टर्म्स में जब मैं लिखूंगा तो इसका क्या आंसर आएगा, m/l is the unit mass of this chain multiplied by x will be the mass of the chain above the table, ये आ गया वो, into g will be the frictional force at any time with respect to x लिख दिया ना, x is variable here, कि जैसे जैसे और x चेंज हो रहा है, ये हमें मालूम है x चेंज हो रहा है, इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो चेंज हो रही है, वेरिएबल है तो इसका वर्क डन जो है कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी, दैट्स इट, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, पहले तो ये समझना है आपने जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो क्या कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो होता ही नेगेटिव है, ये हमें मालूम है अच्छे से, क्या, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो उल्टी डायरेक्शन में लगेगी डिस्प्लेसमेंट से, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू, पहले मैं इसका क्या, हाँ लिख लो, ऐसे लिख दो, इंटीग्रेशन म्यू m अपॉन l g x dx, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, या तो ये जब पूरी गिर जाएगी तो 0 होगी, और 2l/3 ज़्यादा से ज़्यादा x की वैल्यू ये हो सकती है। माइनस साइन क्यों आया, आपको मालूम है फ्रिक्शन के केस में डिस्प्लेसमेंट और वो उल्टा होते हैं, इसलिए इसको जब कैलकुलेट करोगे यहाँ से आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिल जाएगा, नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप जब यहाँ पे x dx, बाकी तो सब कांस्टेंट है, बाकी ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट है ये वाला, लेकिन जब आप इसको बाहर निकाल दो तो अल्टीमेटली क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, ये मैंने इंटीग्रेशन कर दी इसकी, देखो क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, पहले मैंने बाहर निकाल दिया किसको, म्यू m g अपॉन l को बाहर निकाल दिया, x dx की इंटीग्रेशन करनी थी, x² आएगी, 2 को भी इसीलिए मैंने बाहर निकाल दिया, और लिमिट्स लगानी है आपने 2l/3 टू 0, तो जब आप लिमिट्स लगाओगे इट कम्स आउट टू बी, WF आना ही नेगेटिव है ये मालूम है हमें, ठीक है, WF विल बी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस म्यू mg अपॉन l 2l, सॉरी, और यहां हम लिखेंगे इसका स्क्वायर करो, 2l/3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 4l² अपॉन 9, और यहां से 2 और 4 आपस में कटेंगे तो आंसर बन जाएगा टोटल 2 म्यू mg, WF का टोटल आंसर लास्ट में क्या बनेगा, -2 म्यू mg l²/9, ये थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ध्यान से लिखना ज़रा, ये इसका आंसर बन गया, -2 म्यू mg l²/9, क्योंकि 2 के कारण 4 को कैंसिल किया तो 2 आ गया, तो ये इसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन बनेगा। इसको सब्स्टिट्यूट करो, वो जो इक्वेशन हमने पीछे निकाली थी उसमें सब्स्टिट्यूट करो इसको, और वहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, m कैंसिल हो जाएंगे सारे, और उधर से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी आंसर आता है उसको लिख लो अपने पास। दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपकी चेन देखो इस बार कैसे पड़ी हुई है, दिस इज़ पोजीशन 1, यहाँ पे ये रेस्ट पे थी, ये पोजीशन पे, ठीक है, रेस्ट पे थी, यहाँ से इसको रिलीज़ किया हमने, फ्रिक्शन नहीं है प्रेजेंट यहाँ, ये रिलीज़ हुई यहाँ से और इस पोजीशन में पहुँची, उसने दिया हुआ है कि क्या पोजीशन है, अल्फ़ा एंगल दिया हुआ है कि वर्टिकल के साथ जब अल्फ़ा एंगल बनाएगा उसका पहला लिंक, ठीक है, पहले कितना एंगल बना रहा है, 0, पूरा लिंक कहाँ पे है, पहले बिल्कुल वर्टिकल के साथ टच कर रहा है, लेकिन अब वर्टिकल के साथ वो एंगल कितना बनाएगा जब अल्फ़ा, उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, ये आपने कैलकुलेट करनी है चेन की। व्हेन इट इज़ रिलीज, आप पढ़ो, फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन व्हेन इट इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन पोजीशन 1, पोजीशन 1 से हमने इसको फेंका, एंड इट रीचेज द पोजीशन 2, तब पोजीशन 2 पे इसकी स्पीड का पता लगाना है। फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे पहले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पता लगानी ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि ये चेन कोई वर्टिकल नहीं है, ये इस शेप में पड़ी है चेन, आपकी चेन जो है वो इस शेप में है, ठीक है,
तो जब इस शेप में है तो हम इसमें इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आप इसको अच्छे से सीखोगे। तो मुझे इन दोनों इनिशियल कंडीशन में भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, फाइनल कंडीशन में भी पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल की काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं हाफ mv² मान लूँ तो वहाँ से मेरी कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नहीं मालूम मुझे, कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लिख देते हैं हाफ mv², m बड़ा ही ले लो या स्मॉल m की चेन ले लो इस बार, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हाफ mv² और फिर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वो भी नहीं मालूम। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली ये पूरा क्वेश्चन अटका हुआ है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इन दोनों का सम यानी कि 0 + ui इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस uf। ui और uf मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, और अगर वो आपको पता चल गए तो आपका v 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी 0 हैं और एक्सटर्नल फोर्स भी कोई नहीं लग रही है। लेकिन वो कैलकुलेट करने के लिए आपको एक नई चीज़ सीखनी है आज, उसको अच्छे से सीखेंगे हम। देखो क्या प्रोसेस रहता है हमारा। हम इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। मैं इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ मैं, वो डेट इज़ ओनली फॉर वर्टिकल चेन जो mgl/2 था। अब यहाँ पे मैं एक क्या लूँगा, जैसे हमने वहाँ पे किया था ना प्रोसेस वर्टिकल चेन के लिए, वैसे ही मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक पोर्शन लूँगा जिसको मैं dm मानूंगा, ठीक है, dm मानूंगा। और ये जब हम छोटा सा पोर्शन लेते हैं ना, ये भी बताना पड़ता है कि ये कहाँ से कितना दूर है, ठीक है, कहाँ से कितना दूर है। ये वाला पोर्शन हमने लिया, ये मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से आप बनाओगे। जब भी ऐसे सेमी सर्कुलर वाली चीज़ें आएंगी ना, तो आपने हमेशा ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। ये आज पहली बार नहीं, हम आगे वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी देखेंगे, हम लोग सेंटर ऑफ मास में आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि ये हमें हर बार इस तरह से लेना पड़ेगा। सेमी सर्कुलर के केस में क्या लिया हमने, हम लेंगे कि एट एन एंगल थीटा, किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे हमने एक सिलेक्ट किया एक छोटा सा पॉइंट मास विच इज मेकिंग एन एंगल डी थीटा। ये जो स्ट्रिप हमने ली है, ये एंगल कितना लिया, जो ये बना रहा है यहां पे ये छोटा सा मास डी थीटा, दिस इज डी थीटा। ये जो दो रेड लाइंस के बीच में आपको एंगल दिखाई दे रहा है, दिस इज डी थीटा, ठीक है। एंड दिस इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है। और ये जो चीज है, ये कितना होगा जो हमने मास लिया है यहाँ पे, जो ब्लू कलर का आपको मास दिखाई दे रहा है, कितना है वो, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज है कितना, वो कितना पोर्शन है आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला होता है आर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, आर थीटा, लेकिन ये आर डी थीटा होगा। मतलब इसकी लेंथ कितनी है, इस आर्क की, ये जो छोटा सा मास आपका आर्क बना रहा है, ये लेंथ कितनी है, आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा। मतलब ध्यान देना यहाँ पे जरा प्लीज, जो आर डी थीटा लेंथ है उसका मास कितना होगा उसको डीएम बोलेंगे। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। जो आर डी थीटा आपको समझ आया, तो मैं बोलूंगा डीएम इक्वल टू, डीएम हमें चाहिए ना कि इसका मास कितना है, उसको मैं डीएम बोलता हूं हर बार। तो डीएम इक्वल टू क्या होता है, डीएम इक्वल टू होता है आर डी थीटा, इस छोटी सी आर्क का लेंथ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एम अपॉन एल। व्हाट इज एम अपॉन एल, यूनिट मास इस पूरी लेंथ का मास कितना है, एम। तो एक यूनिट लेंथ का कितना होगा, एम अपॉन एल इंटू, बस कर दिया, इंटू एम अपॉन एल तो लिख दिया ना। तो ये आ गया एम अपॉन एल हो गया एक यूनिट लेंथ का, और हमें कितनी लेंथ का मास चाहिए, आर डी थीटा का। तो इसलिए डीएम इक्वल टू क्या बना, एम अपॉन एल आर डी थीटा, एम अपॉन एल आर डी थीटा इज द, ये आ गया। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डीएम की कितनी होगी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है चीजें, बट आपको सीखनी पड़ेंगी। तो आपको बताना है कि इस डीएम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हमें बताना पड़ेगा ये डीएम जो है, यहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है, जीपी इज इक्वल टू 0, ये नीचे वाली जगह। तो इसका हाइट कितनी है वो हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी हाइट, ये कितनी हाइट पे है, ये जो डीएम हमने सिलेक्ट किया वो कितनी हाइट पे है वो देखना पड़ेगा। तो एम अपॉन एल डी आर थीटा आ गया। तो अब देखो, इसको देखो जरा ध्यान से, ये कितनी हाइट पे होगा मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान देना,
मुझे ये हाइट चाहिए, कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाली हाइट चाहिए, ये मुझे ये हाइट चाहिए कि ये कितना ऊपर है। अब ये हाइट निकालने के लिए आपको कैसे करोगे प्रोसीड, बताओ। ये हाइट चाहिए तो इसके लिए पहली बात ये है कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा होगा तो आपको ये चीज़ चाहिए, ये आर है रेडियस, तो ये हो गया आपका, ये जो हाइट है ये आर कॉस थीटा है। क्या है ये? आर कॉस थीटा। तो इसलिए ये जो हाइट है इसको मैं लिख रहा हूं आर कॉस थीटा, दिस इज आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये अगर और कॉस थीटा है, ठीक है, ये आर कॉस थीटा है, तो फिर उसके बाद की बात मैं करता हूं। डीएम आपने कितना लिखा था, फिर से लिख देता हूं डीएम, बड़ा सिंपल होता है डीएम। एक क्या, ये क्या, एम अपॉन एल क्या है? एम अपॉन एल इज द यूनिट मास, मतलब एक यूनिट लेंथ का कितना मास है, दैट इज एम अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय जो लेंथ है आपके मास की अपनी, वो कितनी है। पहले डी एक्स हुआ करती थी या डी वाई हुआ करती थी जो हमने पहले डेरिवेशन की, लेकिन इस बार हमारी कितनी लेंथ है इसकी, आर डी थीटा, ये आ गया। तो मैं बोलूंगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी डी यू, छोटी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डी यू इक्वल टू क्या होगी, एम अपॉन एल आर डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा हाइट, और जी भूल गया था मैं, एम जी एच, एम जी एच। अब सारी कहानी है इसको इंटीग्रेट करने की। अब सारी की सारी स्टोरी इस बात पे अटकी है कि इसको इंटीग्रेट करना है, तभी जाके आपको पूरा यू मिलेगा। तो यू निकालने के लिए दैट इज इक्वल टू, आप पहले कॉन्स्टेंट्स को सारों को बाहर निकाल दो। तो मैं बताता हूं आपको कॉन्स्टेंट्स क्या हैं आपके, क्या है, एम अपॉन एल आर स्क्वेयर, देख रहे हो, एम अपॉन एल आर स्क्वेयर जी सब कॉन्स्टेंट है, ठीक है। बच क्या गया इंटीग्रेशन के अंदर, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा बच गया। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, देखो अब एक और चक्कर, एक और चक्कर, क्या, जो आपका थीटा है वो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है देखना। यहां थीटा कितना है, थीटा हमने कहां से लिया है, हमेशा यहां से ना, जो हमने स्ट्रिप ली थी, तो जीरो से, अगर मतलब स्ट्रिप यहां लेते तो जीरो आना था, स्ट्रिप अगर यहां लेते तो कितना एंगल आना था, ये एंगल कितना होता है इसकी बात कर रहा हूं मैं, टोटल ये एंगल उतना हमारे को, तो जीरो से लेके वर्टिकल के साथ ज्यादा से ज्यादा कितना एंगल बना सकता है ये पूरी, ये जो आपकी चेन है, इस चेन की लेंथ है एल, इस चेन की लेंथ है एल, रेडियस है आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो ये आ गया एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये कहानी है इसकी। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी मैं अभी लिख देता हूं आपको, इसका जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी, देखो, तो ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, साइन थीटा इंटीग्रेशन, और फिर हमने लिमिट्स डाली, तो लिमिट्स डालने पे साइन जीरो जीरो होता है, तो इसलिए सिर्फ क्या दिखा आपको, साइन एल बाई आर, साइन एल बाई आर, एल इज द लेंथ ऑफ द चेन और आर इज द रेडियस, ये जो रेडियस यहाँ पे है जिस सेमी सर्कुलर डिस्क के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया, ये आ गई आपकी यू आई, ये थी आपकी यू आई, क्योंकि इस कंडीशन की आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली। जब ये निकालोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, सारा प्रोसेस सेम है, सारा का सारा प्रोसेस सेम है, आपने सारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज होंगी। यू फाइनल जो होगा उसमें क्या चेंजेस आएंगी वो मैं आपको बता देता हूं। यू फाइनल में जो चेंजेस आएंगी वो लिमिट्स की चेंज आएगी। लिमिट क्या है, ये कहां से शुरू हुआ है, वो तो जीरो से शुरू हुआ था यहां से, ये अल्फा से शुरू हुआ है और गया कहां तक है, ये तो मालूम है कि ये जो आर्क है ये कितना एंगल बनाती है यहां, ये जो आर्क है ये कितना एंगल बनाती है यहां, एल बाई आर, कितना बनाती है, एल बाई आर। तो यहां कितना एंगल बनेगा, यहां कितना होगा, अल्फा प्लस एल बाई आर, अल्फा प्लस एल बाई आर। ये कहानी है सारी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या, इसकी जब आप सॉल्व करोगे तो फिर से साइन थीटा आएगा, लेकिन ये दिखेगा पूरा आंसर आपको यूएफ,
यू एफ देखना अच्छे से, मैं लिख रहा हूँ, आप यू एफ अच्छे से देखना सभी। यू एफ इक्वल टू आएगा उसी इक्वेशन जो हमने पहले लिखी थी ना, वो वाली क्या, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, बस वहाँ ये सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा है, मेन जो चीज़ सीखी है, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे केसेस में जब ऐसे घूमी हुई चेन पड़ेगी किसी सेमी सर्कुलर चीज़ के ऊपर, तो फिर आप कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, ये सारी कहानी है। इसको बहुत अच्छे से सीखना। इट इज़ अ बिट टफ, लेकिन आपको सीखना, इसको सीखोगे तो आगे भी आपका काम आसान हो जाएगा। 2-4 बार दोबारा इस तरह के क्वेश्चंस करोगे तो आपको इसमें भी कमांड बन जाएगी। लगता डर है जब पहली बार करो, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो। m/l r²g, ये तो आ गया इसके साथ, और फिर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा साइन अल्फा प्लस l/r माइनस साइन अल्फा। ये इसका पूरा आंसर है। ये आप ध्यान से ज़रा लिखना, ठीक है। मैं इन फिगर्स को रब नहीं कर सकता था आपके रेफरेंस के लिए, इसलिए इसका आंसर ये आएगा। मैं दोबारा रीड कर देता हूँ एक बार आपको, आप अपनी कॉपीज़ पे बहुत अच्छे से लिखना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m/l r²g साइन अल्फा प्लस l/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन अल्फा। इसको सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करो। ये करोगे तो आगे की बहुत सी चीज़ें आपको कुछ आसान लगेंगी, कि किस तरह से हमने यहाँ लिमिट ली, कैसे हमने आर डी थीटा लिखा। आर डी थीटा इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। फिर हमने इसमें बेसिकली एल इज इक्वल टू आर थीटा, एक आपका फॉर्मूला होता है जो आपने सीखा हुआ है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, वहाँ से वो कॉन्सेप्ट भी 2-3 बार लगा है। बाकी कुछ नहीं है, इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।